हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एफिनिटी डिजिटल पे। हम लोग जा रहे हैं बॉटनी सेक्शन का टेस्ट नंबर 4 का फुल टेस्ट 4 का वीडियो सोल्यूशन देखने के लिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12 से लिया गया है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है बच्चों की जंक्शंस बिटवीन द ओव्यूल एंड फिनिकल्स। तो जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फॉनिकल्स में बीच में जो बच्चों यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइलम कहा जाता है, ठीक है। अगर जैसे तुम लोगों ने देखा होगा एंजियोस्पर्मिक फैमिली में, एंजियोस्पर्मिक रिप्रोडक्शंस में, तो ओव्यूल जो है, ठीक है ना, ठीक है, ओव्यूल जो है समथिंग इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और ये फ्यूनिकल वाला पार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये जो जंक्शन जहाँ पे फ्यूजन्स को दिखाया जा रहा है, ये वाला, इसी स्ट्रक्चर का नाम हो गया आपका ओव्यूल्स, ठीक है। बाकी ये इंटोगमेंट्स वगैरह जो पार्ट है वो सारे स्ट्रक्चर्स हो गया और इसके अंदर एम्ब्रियो शेक यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो पर्टिकुलरली इस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हाइलम कहते हैं इसमें, ठीक है, हाइलम। तो दैट मीन्स क्या हो गया तुम्हारा, जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल्स। फ्यूनिकल ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, फ्यूनिकल ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। तो इन्हीं दोनों के जंक्शंस को हम लोग बोलते हैं हाइलम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन हो जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों ये आपका सेल बायोलॉजी से लिया गया है। इसमें बोला जा रहा है आपका कि गोल्जी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। तो बेसिकली बच्चों जो गोल्जी बॉडी है, जैसे सेल ऑर्गेनेलिज्म में ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और इसमें बेसिकली जैसे गोल्जी बॉडी में देखा होगा कि गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स है तुम्हारा, तो आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोटीन है वो मॉडिफाइड होना स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पे, ईआर के अंदर ही हो जाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस ये ईआर और ईआर में भी कैसा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसाइज होके यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी चलता रहता है। उसके बाद फाइनली बच्चों ये पैकेजिंग के लिए, मतलब जैसे उस प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होना है तो उसमें पर्टिकुलर जगह पे जाना है, तो उसके पैकेजिंग के लिए ये जाता है तुम्हारा गोल्जी एपरेटस में, गोल्जी बॉडी में, और वहाँ पे जाके पैक हो जाता है। तो इसमें आंसर पहला वाला हो जाएगा, पैकिंग ऑफ द मटेरियल्स, पैकिंग मटेरियल्स के लिए, ठीक है, ताकि उसका इजिली ट्रांसपोर्टेशन हो जाए सेल के अंदर या सेल से बाहर, ठीक है। बाकी जैसे क्रोमोसोमल सिंथेसिस ये आपका न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशंस के टाइम पे होगा तुम्हारा इसमें। उसके बाद न्यूक्लियस फॉर्मेशंस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड में काम कौन करता है आपका, जैसे प्लास्टिड जो होता है उनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। तो इसमें आंसर हम लोग देख लेंगे, पहला वाला हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ तक मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों ये आपका 103 नंबर क्वेश्चन है। 103 नंबर क्वेश्चन बच्चों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। जैसे बोल रहा है कि नो डीएनए इन, देयर इज नो डीएनए इन, डीएनए किस में नहीं मिलेगा। तो यहाँ ऑप्शन में जैसे देखो सबसे पहले दिमाग में आता है कि जैसे ई न्यूक्लिएटेड ओवम, इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए भी नहीं होगा, ऐसा सोचते हैं। बट बच्चों अगर मान लो ओवम में अगर हम न्यूक्लियस हटा भी देते हैं तो अभी भी स्टिल क्या है, इसके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी तो हो सकता है ना, तो ये ऑप्शन नहीं लेंगे इसको, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, दैट मीन्स स्पर्म ले लो, तो उसमें भी डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है तो डीएनए होगा। उसी तरह हेयर रूट, तो हेयर रूट ये क्या होता है बच्चों, ये आपका यूनी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। अब चूंकि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है तो सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा और न्यूक्लियस है तो डीएनए भी होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, आंसर हो जाएगा मैच्योर आरबीसी। तो बेसिकली जब आरबीसी का मैच्योरेशन होता है तो उस टाइम में बच्चों सबसे पहले वाले स्टेज में क्या होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज है सारे के सारे डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया सारे के सारे डिसअपेयर हो गया। तो बेसिकली जो मैच्योर आरबीसी है उसमें किसी भी तरह का सेल ऑर्गेनेलिज नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। तो न्यूक्लियस नहीं है तो वहां से डीएनए गया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो वहां से भी डीएनए गया, मतलब यहाँ पे कंप्लीटली हम कह सकते हैं देयर इज नो डीएनए। तो आंसर क्या हो जाएगा 103 का आपका सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये आपका दे रखा है कि द फॉलोइंग डीएनए मेल्ट एट लोवेस्ट टेम्परेचर, मतलब लो मेल्टिंग टेम्परेचर किस डीएनए सीक्वेंसेस का है, ठीक है।
तो मेल्टिंग टेम्परेचर बेसिकली बच्चों हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसके बेसिस पे, जीसी कंटेंट के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जिस भी डीएनए में जीसी कंटेंट ज़्यादा होगा तो इसमें इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो भी ज़्यादा होता है, और अगर मान लो कम है तो कम होगा। तो हमें बताना है लोवेस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर। तो तुम्हें बस काम करना है कि इनमें से जीसी कंटेंट देख लो कितने सारे हैं, ठीक है। जैसे मैं काउंट कर लेता हूँ, देखो एक यहाँ हो गया, 2 3, तो इसमें कितना 3 जीसी कंटेंट हो गया। इसमें देखते 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो गया। यहाँ पे देखते 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है। सबसे कम कहाँ है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में है। तो जीसी कंटेंट इसमें कितना, ओनली 3 है। तो दैट मीन्स इसका मेल्टिंग जो टेम्परेचर होगा, जिसमें मेल्टिंग टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे बच्चों ये होता है कि हम उस टेम्परेचर पे वो डीएनए क्या होगा, डीनेचर्ड होके अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये लिया गया है एनवायरमेंटल इशू से है, ठीक है। तो इसमें कुछ फैक्ट बेसिस पे है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि एनसीईआरटी में है या नहीं है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में नॉट ओनली द एनवायरमेंटल इश्यूज बट दूसरे चैप्टर्स में भी को रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन 105 इसमें बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द कॉलम 1 एंड 2। यहाँ पे जैसे एयर पॉल्यूटेंट जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आपको रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ एक क्या करता है, इरिवर्सिबल कंपाउंड बना लेता है, फिक्स स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, जिसके वजह से हेमोग्लोबिन कम होने लगेगा, और हेमोग्लोबिन कम होने लगे तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो जाएगा। तो उसमें क्या हो सकता है, पर्सन का डेथ भी हो सकता है, मर भी सकता है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो इसमें ऑप्शन ढूंढते हैं कि क्या हो सकता है तुम्हारा इसमें, लंग कैंसर, इम्पेयर, हाँ ये वाला हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका इट इम्पेयर द रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम करेगा, एंड इवन इट कैन कॉज द डेथ, ठीक है। उसके बाद दूसरा जाता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन में जैसे बच्चों सिगरेट स्मोकिंग के केसेस में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड, उनसे में भी हो सकता है क्या हो, कैंसर हो सकता है। तो एक ऑप्शन दिख रहा है कॉज द लंग कैंसर। चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ, मतलब मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि ये सेकेंड फर्स्ट के साथ मैच करेगा नहीं, इसको छोड़ देते। इथाइलिन आ जाओ, ये तो हार्मोन पढ़ा होगा। इथाइलिन भी क्या होता है, एयर पॉल्यूशन में पेंट और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनके थ्रू डायरेक्ट रिलीज होता रहता है, ठीक है। अगर ये इथाइलिन एनवायरनमेंट में आएगा तो इथाइलिन पता है बच्चों कि एक तरह का क्या होता है, ये जैसे फ्रूट को मैच्योर राइपनिंग प्रोसेस के लिए प्रमोट करता है तुम्हारा। तो इथाइलिन के पॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, प्री मैच्योर लीफ फॉल कर सकता है, राइपनिंग कर सकता है। इसमें एक ऑप्शन मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, फॉलिंग ऑफ लीफ विदाउट पर्टिकुलर सीजन, किसी पर्टिकुलर सीजन के बिना ही लीफ फॉल करने लगता है। और उसके बाद आ जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड ये दो सब्सटेंसेस हैं एयर पोल्यूशन में, जिनके वजह से बच्चों एसिड रेन बनता है। तो एसिड रेन यहाँ पे साफ साफ दिया ही है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हम लोग सोच रहे थे कैंसर वाला वो सही था, अनबर्न हाइड्रोकार्बन दे कॉज द लंग कैंसर, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके हिसाब से मिला लो कौन सा आंसर हो जाएगा तुम्हारा, 1 का 3, 1 2 3 जगह है। उसके बाद है 2 का 1, 2 का 1 सिर्फ यहाँ पे है, मतलब आंसर इस केस में 2 होने वाला है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा इसमें, ठीक है। बाकी देखो इसमें फोर्थ का क्या हो जाएगा, फोर्थ का एसिड रेन 2, इसमें आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है यहाँ तक। देन नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है बच्चों 106 नंबर क्वेश्चंस है। 106 नंबर क्वेश्चंस में आपको बोला जा रहा है कि हाउ मेनी meiotic divisions are required to produce the 100 seed of capsula। कैप्सुला जस्ट मान लो कि एक प्लांट है बच्चों, नॉर्मल चीज है, मान लेके चलते हैं, ठीक है ना। एक प्लांट है, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन है बच्चों, ये आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में आपको अच्छे से सिखाया जाता है। तो उसको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे टारगेट है हमारा 200 सीड बनाने का। अब सोचो जरा 200 सीड बनाने के लिए आपको कितने ओवम और कितने पॉलन ग्रेन चाहिए, ठीक है ना। तो 200 सीड बनाने के लिए हमें 200 ओव्यूल चाहिए और करीब करीब 200
पॉलन ग्रेन चाहिए, ठीक है। दूसरा देख, अब यहां से ये जो तुम्हारा 200 ओव्यूल है, तो एक मियोसिस होता है, तो उसमें जब एक मियोसिस एक मदर सेल्स में होता है तो 4 बनता है, 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाता है, एक ही बचता है, और उसमें फिर फर्दर माइटोसिस के थ्रू वो बनाता है एक ओव्यूल। मतलब एक ओव्यूल बनाने के लिए एक मियोसिस चाहिए होता है, तो दैट मीन्स 200 ओव्यूल बनाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए 200 मियोसिस चाहिए। सिमिलरली अब आ जाते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन। अब हमें पता है बच्चों कि जो पॉलन ग्रेन मदर सेल जो होता है, ठीक है ना, मतलब आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, उसमें एक मियोसिस होगा तो 4, ठीक है ना, यहाँ पे बोल सकते हैं पॉलन मदर सेल्स, अगर इसमें एक मियोसिस हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसमें 4 पॉलन ग्रेन फॉर्म्ड होता है, ठीक है, 4 बनता है। तो अब इसमें तुम्हें मैंने 1/4 हो गया, दैट मीन्स हम सीधे क्या कर सकते हैं, 1/4 कर सकते हैं। तो 200 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसका 1/4 करना होगा, तो 200 का 1/4 कर देते, कितना आ जाएगा 50 मियोसिस। अब इन्हीं दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 200 प्लस 50 इक्वल टू 250 मियोसिस, ठीक है। आंसर हो जाएगा, थर्ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा 250 मियोसिस रिक्वायर्ड होगा आपको 200 सीड बनाने के लिए। बच्चों इसमें ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस आपको सेपरेट भी पूछा जा सकता है, कि जैसे कि हाउ मेनी मियोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 एम्ब्रियोसिक 100 ओव्यूल, सेम ही एक एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी बोल सकता है कि कितने पॉलन ग्रेन बनाने चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखना कि एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स है, कैप्सुला क्या हो गया, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म्स है, तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों मेल गैमेट एक ही सीड के लिए रिक्वायर्ड होगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे मेल गैमेट काउंट नहीं करना, पॉलन ग्रेन सीधे काउंट करके चलना हम लोग को इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous and accomplished by the complex post fertilizations developments, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पे अगर oogamous की बात करते हैं, जैसे ये यूलोथेरिक्स, स्पाइरा वगैरह, एक्टोकार्पा, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा के एग्जाम्पल्स हो जाएगा, मतलब एल्गीज के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। तो इन केसेस में oogamous कंडीशन नहीं है, इनमें किसी किसी में क्या होगा, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस कंडीशंस है। हम क्या देख सकते हैं, ये जो पॉलीसिफोनिया, ये एक क्या है, ये ब्रायोफाइट होता है, ब्रायोफाइट्स। तो इस ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइट्स के केसेस में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो सकता है कि oogamous कंडीशन होता है, और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चाहिए, तुम्हारा वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, मेल गैमेट मूव करके फीमेल गैमेट तक पहुँचता है, एंथेरिडियम और आर्किगोनियम लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड होता है, और उसी में फर्टिलाइजेशन, इसलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, थर्ड हो जाएगा। ये आपका क्लास 11 क्लास 12 कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें डीएनए से रिलेटेड है। तो क्लास 11th में या 12th में व्हाटएवर जो भी है, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें बोला बीडीएनए, बेसिकली जो हम लोग वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो पढ़ते हैं वो बीडीएनए ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो बीडीएनए में पूछा जा रहा है कि अगर 10,000 बेस पेयर है तो उसमें इस डीएनए का लेंथ कितना होगा, और वो लेंथ यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपका आर्मस्ट्रॉन्ग्स में मेंशन किया गया है तुम्हारे इसमें, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे हमें पता है कि एक सिंगल हेलिक्स जो होता है, तो सिंगल हेलिक्स में टोटल 10 बेस पेयर होता है, 10 बेस पेयर, और इस 10 बेस पेयर का जो लेंथ होता है वो होता है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग्स, ठीक है, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। अब हमें बताना है 10,000, तो इसको बस सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसको यूनिटरी मेथड्स के थ्रू इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखो 10 बेस पेयर में लेंथ कितना हो गया, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग्स, एक बेस पेयर में कितना हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। और इसलिए हमें कितना 10,000 में हमें बताना है, तो सिंपल सा एक कैलकुलेशन हो जाएगा,
ठीक है, इसको इधर कर दिया यहाँ पे, कितना आ जाएगा आपका 34,000 आर्मस्ट्रॉम्स हो जाएगा इसका, 34,000 आर्मस्ट्रॉम्स हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा 34,000 आर्मस्ट्रॉम्स। क्लियर यहाँ तक? बहुत सिंपल सा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपका 109 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है जिटनोगेमी इन्वॉल्व इन। तो बेसिकली ये बच्चों क्वेश्चन है आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जब पॉलन तैयार हो जाता है तो पॉलन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें आके जाके जब फर्टिलाइज करेगा तो सेल्फ क्रॉस या वट एवर क्या चीज होने वाला है। तो बेसिकली जिटनोगेमी दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसमें क्या है बच्चों, जैसे एक प्लांट है और इस प्लांट पे एक फ्लावर ये हो गया, दूसरा फ्लावर हो गया, तो इसी फ्लावर का इसमें क्या होगा, पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे जाएगा सेम प्लांट्स में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, देखो अगर हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कैसा हो गया, ये क्रॉस पॉलिनेशंस। बट अगर हम जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो बच्चों ये क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन। तो अगर ऐसा होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जिटनोगेमी कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपका 110 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ विटिकर्स, हाउ मेनी किंगडम्स आर द यूकैरियोट्स। मतलब 5 ना क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम दिया है विटकर ने, उसमें से कितने किंगडम है जो कि यूकैरियोट्स है। बहुत सिंपल सा है, सिर्फ मोनेरा को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे क्या है बच्चों, यूकैरियोट होते हैं। एक मोनेरा हटाया प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी प्रोटिस्टा, फंजी, प्लेंटी, एनिमिलिया ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके यूकैरियोट हो गए। दैट मीन्स 4। तो आउट ऑफ 5 कितने टोटल 4 जो है वो क्या है आपका यूकैरियोट है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है यहाँ तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपका 111 नंबर। 111 में बोला जा रहा है द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन एंड स्प्लिशिंग इवॉल्व अराउंड द। तो बेसिकली देखो बच्चों, अगर हम सेंट्रल डोगमा देखते हैं तो सेंट्रल डोगमा में अगर देखो तो जैसे डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोला, इसको बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशंस। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को यहां पे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब इससे देखो, इस आरएनए से इसका जब ट्रांसलेशन होता है, ठीक है ना, तो ये बनाता है प्रोटीन, ठीक है, और इसी प्रोटीन से एंजाइम बनेगा और एंजाइम क्या करेगा, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म्स को रेगुलेट करता रहता है। और जब इस ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन और मॉडिफिकेशन में ही क्या होता है आपका स्प्लाइसिंग भी होता रहता है। ठीक है, दैट मीन्स ये सारी घटनाएं जो दे रखी है वो आरएनए के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसी के आसपास है। दैट्स व्हाई इसमें आंसर हम लोग क्या ले लेंगे, आरएनए ले लेंगे। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा इसका 3rd आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 112 नंबर। 112 में बच्चों बोला जा रहा है कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर ऑफ। ठीक है ना, तो कील जो है बच्चों ये आपका जो आपका वेलवेट एस्टिवेशन जो होता है, उस एस्टिवेशन में आपका एक कील स्ट्रक्चर होता है, मतलब पेटल का एक पार्ट होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, आप इसको रेफरेंस में आप सीधे जाके देख सकते हो, कहाँ पे, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में जाके देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें बेसिकली जो कील वाला जो पार्ट है बच्चों, ये किसमें, फेबेसी फैमिली में बिलोंग करता है। और फेबेसी फैमिली में यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जांपल है और वो है इंडिगोफेरा। तो इंडिगोफेरा इसमें किसमें हो गया आपका, फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बाकी टोमेटो सोलानेसी हो गया, टुलिप, एलोवेरा ये हो गया आपका बच्चों लिलिएसी फैमिली से। तो ये होगा नहीं क्योंकि ये लिलिएसी फैमिली है और ये सोलानेसी फैमिली, हमें चाहिए क्या सा, फेबेसी फैमिली। तो आंसर हो जाएगा 3rd इंडिगोफेरा। तो इंडिगोफेरा इसमें मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 113। 130 में यहाँ पे बोला जा रहा है इंगलमैन एक्सपेरिमेंट। ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है क्लास 11th का। तो एंगलमैन एक्सपेरिमेंट विद द क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा ये हो गया आपका ग्रीन एल्गा। डेमोस्ट्रेटेड दैट, ठीक है ना, ये क्या डेमोस्ट्रेट करता है बच्चों, इसमें सीधा सीधा ये डेमोस्ट्रेट करता है जब हमें क्या देखना होता है, एक्शन स्पेक्ट्रम देखना होता है। इसका फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज का, पिगमेंट का एक्शन स्पेक्ट्रम देखना होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपका इस एंगलमैन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म्स करते हैं और वहां पे हमें सीधा सीधा कंक्लूजन में क्या आता है, हमें कंक्लूजन में ये आता है कि ब्लू
और रेड वेवलेंथ के लाइट पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हमें ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब बोथ ब्लू एंड रेड वेवलेंथ आर द इफेक्टिव वेवलेंथ फॉर द फोटोसिंथेसिस। दैट्स व्हाई इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 114 नंबर क्वेश्चंस जेनेटिक्स का हो गया। क्वेश्चंस में बच्चों ये कैलकुलेशन है, तो थोड़ा इसको प्रीडिग्री से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। डायरेक्ट सोचने से गड़बड़ हो सकता है, प्रीडिग्री बना के कर सकते हैं उसमें। देखो इसमें बोला मदर हैज अ ब्लड ग्रुप ए बी। अब मदर जो है ए बी ब्लड ग्रुप है, तो उसका मदर का जीनोटाइप क्या हो सकता है, जीनोटाइप हो सकता है आई ए आई बी, ये जीनोटाइप हो गया, ठीक है ना। फादर हैज द ब्लड ग्रुप ओ। अब फादर जो है ब्लड ग्रुप ओ है, तो ओ के लिए जीनोटाइप्स क्या हो सकता है, इसमें सिर्फ जीनोटाइप्स हो सकता है आई ओ आई नॉट हो सकता है। मदर 2 तरह का गैमेट बनाएगी, फादर सिर्फ एक ही तरह का गैमेट बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे गैमेट्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे गैमेट बन जाएगा आई ए और एक हो गया आई बी, और इधर से सिर्फ एक गैमेट बनेगा आई ओ। अब इसको क्रॉस कर देते हैं, तो यहाँ पे एक आई ए हो गया और इधर से क्रॉस कर देते हैं आई बी आई ओ हो गया, ठीक है। मतलब ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया ए और ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जो प्रोजेनी होगा मतलब जो ऑफस्प्रिंग हो सकता है उसमें ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ तक सिंपल सा है, तो इसमें प्रीडिग्री या फिर ये क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो उसमें सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ तक नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा 150। इसमें बोला मैच द कॉलम। बच्चों इकोलॉजी का है, फर्स्ट चैप्टर है, बाय आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से दिया हुआ है। इसमें रिलेशन बताना है अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बेसिस में। तो पहला आ रहा है म्यूचुअलिज्म्स। तो म्यूचुअलिज्म्स मतलब क्या हो गया, इसमें दोनों को बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है, देखो फिग ट्री एंड वेस्प, ठीक है। फिग ट्री, फिग को क्या होता है, वेस्प से पॉलिनेशन हो जाता है और वेस्प को फिग से क्या होता है, फूड मिल जाता है। तो इसमें दोनों का फायदा है, मैच भी करते रहते हैं। 1 का 3 किसमें है, यहाँ है और यहाँ है 2 है, मतलब ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है कॉमनसलिज्म। तो कॉमनसलिज्म में बच्चों इसमें क्या होता है, किसी एक को फायदा होता है दूसरे को कोई फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे कॉमनसलिज्म में आपका ये वाला पहला ही वाला ये ऑप्शन सी एनिमॉन्स एंड क्लाउन फिश। तो इसमें क्लाउन फिश को फायदा, सी एनिमल्स को कोई फायदा नहीं होता तुम्हारा इसमें 2 का 1, 2 का इसमें 4 दे रखा है, मतलब ये भी गलत। आंसर ये हो जाएगा आपका सेकेंड 1 हो जाएगा। पूरा मिला लेते हैं, थर्ड का 4 मतलब प्रोटोकॉपरेशन में क्या हो जाएगा आपका क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स। प्रोटोकॉपरेशन दोनों को फायदा हो रहा है इसमें, बट ये जो रिलेशन है ये टेम्पररी परमानेंट नहीं होता है तुम्हारा। और पैरासिटिज्म में बहुत सिंपल सा है बच्चों, प्लाज्मोडियम एंड ह्यूमन वाला जो रिलेशन है वो लेकर चल सकते हो। तो इसमें आपका मिल जा रहा है, आंसर इसके इसमें हो जाएगा आपका सेकंड आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपका 160 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। 160 में बोला जा रहा है कि द फिगर, यहाँ पे जो फिगर दे रखा बच्चों, तो कंफ्यूजन ना हो तुम लोग इसलिए मैंने सीधा यहाँ पे एनाफेज लिख रखा है। तो बच्चों आपको थोड़ा सा ये जो डायग्राम दे रखा है ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर्ड है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा एनसीईआरटी में कि ये किस स्टेज का डायग्राम। अगर यहाँ पे एनाफेज नहीं भी लिखा होता तब भी इस डायग्राम से आपको पकड़ना होता है कि एनाफेज है और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे आंसर देना होता है, ठीक है। एनीवे जब पता चले गया एनाफेज, तो एनाफेज में बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एक तो सबसे पहले क्या होता है डिसजंक्शन होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिन है वो सेपरेट होकर अलग हो जाता है और दोनों अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट करेगा। दूसरा उसके बाद फिर क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है वो खींचता है, तो इस वजह से क्या होगा दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे का अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट हो जाता है, सेपरेशन डिसजंक्शन वगैरह हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या क्या दे रखा है इसमें, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर। कौन सा इसमें सही नहीं है, तो 5 है, 5 में से देखते हैं कौन सा सही दे रहा है कौन सा गलत। देखो न्यूक्लियोलस गोल्जी एपरेटस एंड ईआर रिफॉर्म्ड। ये रिफॉर्मेशंस कब होगा, ये टेलोफेज में होता है, तो अभी तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये एक गलत हो गया। क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल, इसमें बच्चों क्रोमेटिन मूव करता है ना कि क्रोमोसोम मूव करता है, तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम वर्ड्स गलत दे रखा था, ये भी गलत हो गया। एक्टिविटी ऑफ द
एक्टिविटी ऑफ रिकॉम्बिनेज, एक साथ होगा, ये थोड़ा सा गैप हो गया, रिकॉम्बिनेज, एक्टिविटी ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो रिकॉम्बिनेज बच्चों मियोसिस के केसेस में होता है, और अगर यहाँ पे क्रोमेटिड सेपरेट हो रहा है तो दैट मीन्स ये माइटोसिस है, तो ये भी गलत हो गया, याद रखना, ठीक है। दूसरा उसके बाद आता है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड विद द सिस्टर क्रोमेटिड एसोसिएटेड विद देयर सेंट्रियोल, ये वाला सही हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्रोमेटिड सेपरेट होता है जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम से अलग होता है, ठीक है। उसके बाद बोला इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ द मायोटिक स्पिंडल। मायोटिक स्पिंडल बच्चों ये आपका जब मेटाफेज प्रोफेज के बाद जब मेटाफेज आता है तो उसी टाइम पे होता है, तो ये भी एनाफेज के रिस्पेक्ट में गलत है। तो 1 2 3 4 स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वन हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहां तक नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 170 नंबर क्वेश्चंस। 170 नंबर क्वेश्चंस में आपको बोला जा रहा है कि एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज द, यहाँ पे गैप है ए ऑन द साइड ऑफ द वाइल द डिस्क शेप स्ट्रक्चर एंड बी। तो यहाँ पे तो गैप है बच्चों, ए और बी एक्चुअली में ये क्या है, गैप है, और इसको आपको बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चों अगर देखोगे तो यहाँ पे बोला कि एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज द, ठीक है ना, ऑन द आइदर साइड विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बच्चों सेंट्रोमेयर जो क्रोमोसोम अगर हम लेके चलते हैं ये क्रोमोसोम, तो इसके सेंट्रोमेयर के आइदर साइड में यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पढ़ते हैं एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज ए सेंट्रोमेयर ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द बी इज रिप्रेजेंटेड। तो जो बी होता है बच्चों ये काइनेटोकोर होता है, और इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों आपका थर्ड वन हो जाएगा इसमें, आपका सेंट्रोमेयर और आइदर साइड क्या होता है स्ट्रक्चर, थर्ड आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ तक नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 180 नंबर। इसमें बोला है द अरेंजमेंट ऑफ द एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द सीलिया इज रिफर्स एज ए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और 9+2 अरेंजमेंट में जो पेरिफेरल पार्ट में होता है वो डबलेट होता है, मतलब दो दो इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, और आपस में ये पेयर्ड होता है तुम्हारा, और सेंटर में 2 होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये अलग अलग होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9+2 अरेंजमेंट या एरे जो है वो बिल्कुल किस में होता है तुम्हारा, एक्सोनीम। एक्सोनीम एक्चुअली में होता है क्या बच्चों, आपका जैसे सीलिया फ्लैजिला ले लो, तो सीलिया फ्लैजिला में ये एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, और उसके अंदर जो माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सोनीम। और एक्सोनीम किस चीज़ का बना होता है, माइक्रोट्यूबुल्स का बना होता है, और उस माइक्रोट्यूबुल्स में अरेंजमेंट जो होता है 9+2 एरेज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन आंसर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मैच द कॉलम 1 एंड 2, इन दोनों को मैच करना है। यहाँ पे एक प्रोसेस रखा है मैंने, और इधर एंजाइम रखा है कि कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बच्चों आपका मोलिकुलर जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल है क्वेश्चन है। इसमें लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बच्चों कुछ वायरसेस में होता है, ये सारे नॉर्मल नहीं है, मतलब जो सेंट्रल डॉग्मा है उससे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। कुछ वायरसेस में होता है, और उन वायरस के पास कौन सा एंजाइम होना चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होना चाहिए इसमें। तो इसमें इसके साथ मैच कौन करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। मतलब ए का क्या हो गया, ए का थर्ड हो गया, ठीक है। तो ए का थर्ड बच्चों यहाँ 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 सॉरी 2 ही में है, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशंस का मतलब क्या हो गया बच्चों, mRNA से आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ट्रांसलेशन के लिए हमें प्रोटीन सिंथेसिस करना है, ठीक है ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें एंजाइम क्या चाहिए, पेप्टाइडियल ट्रांसफरेज, मतलब इसमें B का 2 हो जाएगा। तो B का 2 कहाँ पे है, आपका सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, DNA से RNA बनता है। तो RNA बनाने के लिए एंजाइम क्या चाहिए, RNA पॉलीमरेज चाहिए। तो इसका C का हो जाएगा 4 हो जाएगा, C का 4 हो जाएगा। और लास्ट है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन्स DNA से DNA बनता है, तो DNA बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए DNA पॉलीमरेज A का। तो इसमें केस में आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सेकेंड हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ तक नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपका 181
120 नंबर। 120 में बोला है द ट्रांसपिरेशन इन द प्लांट विल बी द लोवेस्ट, विल बी द लोवेस्ट। ये बच्चों आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर जो है ना उसका क्वेश्चन है। अब इसमें देखना है कि ट्रांसपिरेशन मतलब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच क्या होता है कि वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ वेपर लीफ के थ्रू स्टोमेटा के थ्रू लॉस होता रहता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब मान लो हमें ट्रांसपिरेशन लॉस कम करना है तो इसमें स्टोमेटा क्लोज करना होगा, तो अब इसके लिए क्या फैक्टर हो सकता है, तो बच्चों यहाँ पे देख क्या लिखा है, जैसे लिखा है व्हेन देयर इज ए हाई ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा वाटर कंटेंट पहले से, तो मतलब वहाँ पे वाटर पोटेंशियल ऑलरेडी क्या है, ज़्यादा होता है, और लीफ के स्टोमेटा के अंदर वाटर पोटेंशियल कम होता है, तो इसमें वाटर मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला जो फैक्टर है बच्चों वो क्या कर रहा है, प्लांट के ट्रांसपिरेशन को कम कर रहा है। बाकी देखो हाई विंड वेलोसिटी, जितना विंड वेलोसिटी लीफ के ऊपर होगा तो एयर बहुत तेजी से फ्लो करता रहता है, और देयर एक्सेस ऑफ वाटर इन द सेल, अगर एक्सेस है तो और ज़्यादा वाटर इवॉल्व होगा, मतलब ट्रांसपिरेशन होगा, लॉस। और इन्वायरमेंटल कंडीशन आर वेरी ड्राई, अगर ड्राई कंडीशन है तो उसमें भी वाटर लॉस बहुत तेजी से होता रहता है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 121। 121 में कॉलम मैच करना है, दो कॉलम है बच्चों। पहला इसमें पार्थेनोकार्पी, एक वर्ड आपने सुना होगा पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशंस का अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाता है, प्रोजेनी बन जाता है, तो उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, अगर मान लो कोई फ्रूट्स बनता है बिना फर्टिलाइजेशन का तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। तो और दूसरा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो हैप्लॉइड कंडीशन होगा, और हैप्लॉइड कंडीशन है तो उसमें सीड भी नहीं बनता है। तो पार्थेनोकार्प जो बनेगा, फ्रूट जो बनेगा उसमें सीड नहीं होता, जैसे बनाना आपने खाया होगा या ग्रेप्स खाया होगा, तो ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं तुम्हारा, केमिकल्स के थ्रू उसको इंड्यूस किया जाता है ताकि उसमें सीड ना बने। इसमें मैच कहाँ हो जाएगा, पार्थेनोकार्पी, दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों, सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एक का 3 सिर्फ इसी में दिया हुआ है, तो आंसर ऐसे ही पता चल गया क्या होगा। दूसरा देखते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब बच्चों क्या होता है, जनरली एक सीड में एक एम्ब्रियो होता है, बट अगर मान लो समहाउ कि एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बना तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब हो गया आपका इसमें पहला वाला ही, मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। नेक्स्ट उसके बाद आता है एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस बच्चों ये एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो नहीं होता है लेकिन फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, इसमें रिजल्ट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता है। तो एक ऑप्शन बचा हुआ है इसमें, क्या लिखा, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका सेकेंड आंसर सही हो जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, सेकेंड आंसर ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 122। 122 में बोला है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से फाइंड आउट करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बच्चों देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, बोला है सेंट्रल सेल्स बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म्स सेल्स। तो एम्ब्रियोसेक का जो सेंट्रल सेल्स होता है बच्चों वही आगे फर्टिलाइज करके डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है ना, वो आपका बनाता है तुम्हारा क्या, एंडोस्पर्म्स फॉर्मेशंस करता है। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा बोला है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसीड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि देखो एंडोस्पर्म्स में एम्ब्रियो में फॉर्मेशंस के टाइम पे सबसे पहले क्या बनना चाहिए, सबसे पहले बनता है आपका एंडोस्पर्म बनना चाहिए ताकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे एम्ब्रियो को, फिर बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस इन्होंने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोला एंडोस्पर्म पसेस इन द मैच्योर सीड ऑफ द कैस्टर। कैस्टर मोनोकोट होता है, मोनोकोट में एंडोस्पर्म्स बचा हुआ रहता है, तो ये सही है। और लास्ट है स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम क्या होता है बच्चों, ये मोनोकोटिलिडन का जो कोटिलिडन होता है उसी को हम बोलते हैं स्क्यूटेलम कहते हैं, और वो कहाँ होता है, लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस इन द ग्रासेस, ग्रास फैमिली में होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट ढूंढना था, इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सेकेंड सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है यहाँ तक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 123 में बोला इन द गार्डन पी द स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली इन। बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपका जेनेटिक्स का है,
और इसमें ध्यान में रखना है कि इफेक्टिवली सिंथेसाइज होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो जीन है रिस्पॉन्सिबल है स्टार्च सिंथेसिस के लिए, तो यहाँ पे बी जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तुम्हारा होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशंस में होना चाहिए तुम्हारा इसमें, ठीक है। और ये अगर मान लो हेटेरोजाइगस है तो इंटरमीडिएट कंडीशन, और बी है तो स्टार्च सिंथेसिस से क्या हो जाएगा, कम हो जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो इस केस में पहला नंबर तो ध्यान रखना, होमोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट वाला जो होगा वो हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 124 में बोला जा रहा है कि अ वुमन विद अ नॉर्मल विजन, ठीक है, बट हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। तो इसको बच्चों पेडिग्री से सॉल्व करना पड़ेगा। एक वुमेन दे रखा है, ठीक है, जो क्या है नॉर्मल विजन दिखा रहा है, लेकिन इसका जो फादर है, फादर दिखा रहा है कलर ब्लाइंड। तो मैंने XCY ले लिया और मदर के बारे में कुछ नहीं बोला था, इसको नॉर्मल लेके चलो। मतलब यहाँ पे फादर का XC वाला जीन मदर में, इसमें इसके डॉटर में आएगा। अब ये मदर बनेगी। अब इसकी शादी किसके साथ कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा मैरिज ए कलर ब्लाइंड मैन। कलर ब्लाइंड मैन के लिए क्या हो जाएगा, XCY। अब पूछा जा रहा है कि सपोज दैट द फोर्थ चाइल्ड ऑफ दिस कपल वाज अ बॉय और दिस बॉय। अब फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, अगर बॉय बॉय उसमें पॉसिबिलिटी हम लोग देख सकते हैं क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ से देखो, यहाँ से पेडिग्री बनाना पड़ेगा हम लोग को। 4 तरह की प्रोजनी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों 2 गैमेट इधर 2 गैमेट इधर, तो 2 2 4 प्रोजनी बनेगा। पहला हम लोग इधर मेल एक साइड में बना देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा XC और दूसरा हो जाएगा XC और इधर आ जाएगा तो हमारा Y से लेके चलते हैं XCY और XY। तो यहाँ पे देखो जो बच्चा है, डॉटर मतलब जो सन है, उसमें कलर ब्लाइंड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मे और मे नॉट वाली बात हो गई इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे बी कलर ब्लाइंड और मे बी द नॉर्मल विजन। दैट मीन्स इसमें 124 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ आंसर सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ तक फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 125 में बोला कि DNA फिंगरप्रिंटिंग प्रोफाइलिंग विल बी द एग्जैक्टली सेम ऑफ। देखो सेम 2 केस में हो सकता है। एक तो जैसे एक ही पर्सन का सैंपल, अगर 2 सैंपल लेके हम उसका DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो भी सेम आ जाएगा। और दूसरा एक कंडीशन आता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस बच्चों बेसिकली एक ही जाइगोट से 2 ट्विंस बनते हैं। तो जाइगोट अगर सेम है तो मतलब सेल सेम है तो आपका जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली सेम होगा। तो इस केस से इसमें क्या होता है, आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग सेम हो सकता है। बाकी देखो सिबलिंग में नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग में नहीं होगा, डाइजाइगोटिक ट्विंस में नहीं होगा। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा उसका बी, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, इन सम वायरसेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक्शन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द RNA टू DNA। अभी थोड़ी देर पहले भी बात किया था, क्वेश्चन में आएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात किया जा रहा है। तो मैंने बोला कि रेट्रोवायरस, कुछ वायरसेस है उसमें स्पेशली कौन से वायरस, रेट्रोवायरस, उनमें क्या होता है बच्चों कि वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है। RNA से वो DNA बनाएगा, फिर जाके आपका जो भी होस्ट के साथ इंटीग्रेट करता है। तो उनके पास एक एंजाइम भी रहता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रोसेस की बात करें वो क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है तुम्हारा इसमें, ठीक है। यहाँ तक नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 127 में बोला है द पेकिंग ऑफ क्रोमेटिन at high level required additional set of protein that are collectively called as non-histone chromosomal protein हम लोग कहते हैं। तो बेसिकली देखो जो प्राइमरी कॉलिंग होता है, जो नॉर्मली कॉलिंग होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन चाहिए होता है। बट उसके बाद फर्दर जो क्रोमोसोम बनेगा तो उसमें हाई लेवल पैकिंग के लिए यहाँ पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग कलेक्टिवली नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहा जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सेकेंड वन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो हिस्टोन प्रोटीन अकेले नहीं लेंगे क्योंकि ये तो नॉर्मल कॉलिंग के लिए चाहिए होता है, ठीक है ना। अब पैकिंग प्रोटीन नाम करके कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए आंसर सेकेंड बेटर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे दे रखा है 128 में कि द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल बच्चों क्या है, वो है आपका RNA।
आपके एनसीईआरटी में जहाँ पे एक आरएनए वर्ड है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, वहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इस अर्थ पे सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल था आरएनए। अब आरएनए से प्रोटीन बना तो सेकेंड मटेरियल बनेगा प्रोटीन। फिर जब प्रोटीन इवॉल्व हो गया तब उसके बाद जाके लास्ट में डीएनए जाके इवॉल्व होता है। तो डीएनए जो है आरएनए से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बाद में धीरे धीरे ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया और ये रिमूव हो गया एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो इनिशियल या फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल हम किसको बोलेंगे, आरएनए को ही बोलेंगे इसमें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 129 में बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच इन एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पे मुझे एक मिसमैच दिख रहा है आपका मेगास्पोर और ये डिप्लॉयड। डिप्लॉयड नहीं होगा, क्या होना चाहिए बच्चों, हैप्लॉयड होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेगास्पोर जो है ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है क्योंकि मियोसिस के बाद बना है, और बाकी देखो पोलन ग्रेन हैप्लॉयड स्ट्रक्चर, सिनेरियोटिक सेल्स हैप्लॉयड स्ट्रक्चर, एंडोस्पर्म जो होता है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, 3n स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सब सही दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बच्चों कौन सा हो जाएगा 130 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला सोमा कॉलोनी वेरिएशन अपीयर इन। तो बेसिकली सोमा कॉलोनी वेरिएशंस क्या होता है, मान लो ऐसे प्रोजेनी जो जेनेटिकली आइडेंटिकल है तो उनको सोमा क्लोन कहते हैं, और उनके अंदर जो वेरिएशन हम ऑब्जर्व करते हैं उसी को क्या बोलेंगे, सोमा कॉलोनर वेरिएशन। तो सोमा कॉलोनर वेरिएशंस बेसिकली कहाँ पे देख सकते हैं, आपका टिश्यू कल्चर प्लांट में देखा जा सकता है, क्योंकि टिश्यू कल्चर में एक माइक्रो प्रोपगेशन होता है। तो माइक्रो प्रोपगेशंस में आपका एक ही कैलस से बहुत सारे प्लांट बनाए जाते हैं, तो वो सारे प्लांट जो भी बनेंगे जेनेटिकली क्या है, सिमिलर है, बट बेसिकली प्लांट है तो क्लाइमेटिक कंडीशंस का थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसमें जो डिफरेंस दिखता है उसी को हम बोलते हैं सोमा कॉलोनर वेरिएशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, टिश्यू कल्चर राइज द प्लांट। बाकी रेफरेंस के लिए तुम लोग आंसर शीट जो दे रखा है उसमें जाके देखना, मैंने एनसीईआरटी के पेज नंबर्स भी लिखे हुए हैं, तो वहां से कंसल्ट कर सकते हो उसमें, ठीक है यहाँ तक। Now come to the next questions. Which of the following is not a constituents of the cell membrane? कौन सा इसमें सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है? तो बच्चों ये प्रोलीन क्या होता है, ये एक तरह का अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड है तो ये प्रोटीन तो है नहीं, मेम्ब्रेन बनाएंगे, मेम्ब्रेन बनाने के लिए हमको फॉस्फोलिपिड चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ग्लाइकोलिपिड वगैरह भी चाहिए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। Now move to the next question. क्वेश्चन नंबर है 132। यहाँ पर रिफर्स द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये किसका डायग्राम है बच्चों, ये ईस्ट का रिप्रोडक्शन है, और वो भी कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे बर्डिंग से थ्रू हो रहा है। तो ये प्रोसेस है बर्डिंग का। बर्डिंग में ये दोनों बर्ड्स क्या होते हैं, जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, साइज भलो छोटा बड़ा है, बट जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल्स होते हैं तुम्हारा। तो इसमें इन दैट मीन्स क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग जो भी बना है कैन बी द कॉल्ड एज ए क्लोन कह सकते हैं तुम्हारा इसमें, ठीक है। उसके अलावा इस इज टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का ही पार्ट है। तो इसमें हम लोग 2 and 3 लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 4 इसमें आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 133 में बोला है कि ट्रिपल फ्यूजन इन कैप्सिला। कैप्सिला यहाँ पे मैंने ये नाम कट दिया है, यहाँ पे कैप्सिला प्लांट कर लो, कोई बात नहीं, नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। कैप्सिला जानते हो ये कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है। फ्यूजन इन मेल गैमेट विथ, तो ट्रिपल फ्यूजन में बच्चों देखो, ट्रिपल फ्यूजन में आपका जो एक मेल गैमेट है वो आपके जाके किसके साथ मिलता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, ठीक है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखो एंटीपोडल सेल्स का कोई रोल नहीं है फर्टिलाइजेशन में, सिनर्जी सेल्स का कोई रोल नहीं है, और एक के साथ जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रू फ्यूजन्स कहा जाता है, या एम्ब्रोनिक फर्टिलाइजेशंस कहते हैं, ठीक है, एम्ब्रोनिक फ्यूजन्स कहा जाता है तुम्हारा। इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होगा तो PEN और PN जिसमें होता है उसी को PEC कह देते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स कहा जाता है। तो आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 134। इसमें बोला कोलियोपेटाइल एंड कोलियोराइजा आर द प्रोटेक्टिव सीट कवरिंग, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों अगर मोनोकोट प्लांट्स का अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज को देखोगे सीड में,
तो उसमें प्लीम्यूल और रेडिकल, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सील्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से एक सील्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसी सील्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलियोपेटाइल एंड कॉलियोराइजा। मान लो ये रेडिकल है, तो रेडिकल के लिए वर्ड आता है रेडिकल कॉलियोराइजा, तो रेडिकल है ना कॉलियोराइजा, और कॉलियोपेटाइल प्लीम्यूल के लिए इधर प्लीम्यूल होता है तुम्हारा, तो ये क्या हो गया कॉलियोपेटाइल। तो इस केस में प्लीम्यूल और रेडिकल आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 135 में बोला है कि मैच द फॉलोइंग, चूज द राइट ऑप्शन। अब इसमें हमें मैच करना और चूज करना है राइट ऑप्शन। तो टैप रूट, ठीक है ना, टैप रूट और फाइबरस रूट। टैप रूट में क्या होता है, इसमें ब्रांच होता है तुम्हारा, ठीक है, और ये मिलेगा हम लोग को यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है टर्निप में मिल सकता है। तो एक का थ्री यहाँ 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 एक ऑप्शन गया। उसके बाद स्टिल्ट रूट, तो स्टिल्ट रूट जो होता है बच्चों, जैसे आप मेज और शुगर केन में देखोगे तो नीचे तो टैप रूट है, बट यहाँ पे नोड से क्या होता है, इस तरह से ऑब्लिकली और रूट एराइज होता है जिसको सपोर्ट करेगा, इस सिस्टम को क्या करेगा, सपोर्ट करने का काम करता है। तो स्टिल्ट रूट मिलेगा हम लोग को शुगर केन में, मतलब आपका सेकेंड का फोर्थ यहाँ ये ऑप्शन गया। प्रॉप रूट, तो प्रॉप रूट जो होता है बच्चों बनियान ट्री से उसके जो ब्रांचेज होते हैं उनमें से निकलता है, ठीक है, और उसमें लेटरल ब्रांचेस के तौर पे निकलता है, और उसमें जो ब्रांचेज होता है उनको सपोर्ट करता है। तो इसमें आपका प्रॉप रूट मिलेगा किसमें, बनियान ट्री। दैट मीन्स इसमें क्या हो जाएगा 3 का 1 यहाँ पे दे रखा है। बाकी निमोटिफरिक एयर होता है रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, और ये कॉमनली मिलता है राइजोफोरा में मिलता है। इस तरह से इसमें देखो सारे मैच कर जा रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 136 में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी प्लांट बिलोंग टू द सोलेनेसी फैमिली। बच्चों मॉर्फोलॉजी में जो फैमिली है उसको ज़्यादा टफ समझने की कोशिश मत करो, उसी के हेल्प से तुम्हें सारे एग्जाम्पल याद रहेंगे। तो उसमें से जितने एग्जाम्पल है पहले उनको याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें सोलेनेसी में देखो कौन कौन है, एक हो गया अश्वगंधा, लिली और तुलिप, ये होता है लिलियेसी फैमिली का, ठीक है। एक हो गया टोबैको, ले लो, टोबैको भी सोलेनेसी फैमिली में। बेलेनोडोना, चिली, टोमेटो, ये सब के सब क्या है, बेलेनोडोना। लुपिन, फेबिसी, और ये ग्राम भी क्या होगा, फेबिसी हो जाएगा, डाइकोट वाला पार्ट हो गया। तो इसमें कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 जो है, ठीक है, 5 जो हैं वो क्या है आपके, दे बिलोंग टू द सोलेनेसी फैमिली। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा आंसर, ठीक है यहाँ तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 137 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। बेसिकली एनाटॉमी चैप्टर में बच्चों आपने एक वर्ड सुना होगा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। तो इसमें आपका जो सेकेंडरी जाइलम जो है बच्चों ये किससे बनता है आपका, देखो इसमें क्या होता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू उससे डिफरेंशिएट होकर बनता है सेकेंडरी मेरिस्टम, और सेकेंडरी मेरिस्टम से डिफरेंशिएट होकर बनता है सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं, यहाँ पे क्या होगा, पहले रीडिफरेंशिएशन हुआ होगा फिर उसके बाद, तो यहाँ पे ये रीडिफरेंशिएशन से बना है इसलिए हम इसको लेंगे नहीं। बाकी देख प्राइमरी जाइलम डायरेक्ट डिफरेंशिएट होकर बनता है मेरिस्मेटिक टिश्यू से, पेरेन्काइमा भी सेम उसी तरह से प्राइमरी टिश्यू से मेरिस्टम से बनता है, और प्राइमरी फ्लोएम भी सेम उसी तरह से। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका थर्ड जो है वो सेकेंडरी जाइलम, ये डिफरेंशिएशन से नहीं बना, इसमें क्या हुआ आपका रीडिफरेंशिएशन भी इन्वॉल्व है, ठीक है यहाँ तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है बच्चों 138 में कि ब्रायोफाइट जो है ब्रायोफाइट आर, ठीक है, ब्रायोफाइट आर। तो ब्रायोफाइट बेसिकली बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना ये क्या है, वेस्कुलर या नॉन वेस्कुलर, पहले सोच लो क्या होता है नॉन वेस्कुलर। तो यहाँ पे देखो वेस्कुलर वाले ऑप्शन हटा दो, ठीक है, और यहाँ पे नॉन वेस्कुलर एक जगह दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। तो फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट जो है ना बच्चों वो आपका है टेरिडोफाइट्स, ठीक है ना, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट जो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। हालांकि इसको भी फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर तो चाहिए इसमें, ठीक है। तो अब ऑप्शन क्या बच गया इसमें, ऑप्शन बच गया 2 नॉन वेस्कुलर।
देखो तुम लोग इसको सोच के कितना परेशान हो रहे होगे, क्रिप्टोगेमी, फेनेरोगेमी एंड क्रिप्टोगेमी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से देखो एलिमिनेट करके बना सकते हो। हाँ, अब इसमें क्रिप्टोगेमी क्या होता है, तो बेसिकली प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में बांटा जाता है, एक तो क्रिप्टोगेमी हो गया और दूसरा होता है आपका फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी में इसमें जो सेक्स ऑर्गन वो एम्बेडेड होता है और फेनेरोगेमी में सेक्स ऑर्गन एक्सपोज्ड होता है, जैसे कि फ्लावर दिख रहा है। फेनेरोगेमी में क्रिप्टोगेमी में बच्चों थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये तीनों आ जाता है। तो ब्रायोफाइट क्या हो गया, क्रिप्टोगेम्स ही है। ठीक है, तो आंसर इसमें सेकंड इज करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 139। इसमें बोला जा रहा है इन टेरिडोफाइट्स रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, हैपन इन, रिडक्शन डिवीजन हैपन इन। तो रिडक्शन डिवीजन बेसिकली कहाँ पे होगा बच्चों, तो ध्यान रखना, देखो प्लांट किंगडम में आपको एक मिलता है स्पोरोफाइट और एक मिलता है गैमेटोफाइट। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में ट्रांसफर होता रहता है। स्पोरोफाइट जो होता है बच्चों ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है और गैमेटोफाइट जो होता है ये आपका हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होगा, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अगर आपको स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाना है तो यहाँ पे मियोसिस करना होगा और यहाँ पे सीधे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के थ्रू हो जाए, गैमेटोफाइट बनाएगा, फर्टिलाइजेशन होके बनाता है। तो बेसिकली रिडक्शन डिवीजन स्पोरोफाइट में होगा, तो इसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कि स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर्स कौन सा है इसमें। ठीक है ना, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो सीधा सीधा स्पोर मदर सेल्स क्या हो गया, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका स्पोर मदर सेल। बाकी जाइगोट तो ऐसे ही डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इसमें क्यों होगा, मियोसिस होगा नहीं। कैमेडेंजिया ये ऑलरेडी हैप्लॉयड है, प्रोथेलस ये भी हैप्लॉयड होता है, इनमें होगा नहीं। तो होगा क्या इसमें आपका स्पोर मदर सेल, ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड आंसर सही हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 140 नंबर, 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एब्सिसिक एसिड कॉज द टेम्परेरी क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा व्हेन देयर इज ए स्टोरेज ऑफ वाटर बिकॉज इट। तो बेसिकली बच्चों ध्यान में रखना है, एब्सिसिक एसिड को हम बोलते हैं एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलेंगे, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और स्ट्रेस हार्मोन ये इंटरफेयर करता है पोटेशियम के इधर उधर होने से, है ना, इनफ्लक्स और इफ्लक्स से रिलेटेड। और पोटेशियम का ही जब इनफ्लक्स इफ्लक्स होता है तो ये रेगुलेट करता है स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया हुआ है उसमें दिया हुआ बच्चों इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द पोटेशियम आयन इनटू द गार्ड सेल, पोटेशियम आयन इनटू द गार्ड सेल्स। ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसके बारे में तुम्हें पढ़ना है तो रेफरेंस मैंने दे रखा बच्चों आंसर शीट में, वहां से देख के आप जाके देख लेना, एनसीईआरटी में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना इसमें। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 141। तो 141 में बोला जा रहा है कि स्पोरोफाइट इज मल्टी सेलुलर बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। प्लांट किंगडम का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। गैमेटोफाइट एंड डाइवर्स derive nourishment from it into the life cycles। तो बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहा है कि कौन सा इसमें ग्रुप है जिसमें स्पोरोफाइट जो है, मान लो ये स्पोरोफाइट बनाया मैंने, ठीक है, स्पोरोफाइट जो है इसी के ऊपर क्या होता है, इस तरह से गैमेटोफाइट होता है। और ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, समझ ही रहा है, ये किसका है, ये मॉसेस का स्ट्रक्चर है, फिनेरिया। तो फिनेरिया दैट मीन्स क्या हो गया, ये आपका ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल्स हो जाएगा। तो इसमें से क्या हो गया, हमें यहाँ से ऑप्शन में से ब्रायोफाइट को सेलेक्ट करना है। तो ब्रायोफाइट आपको इसमें दिख रहा है, इसमें ये वाला हो जाएगा पॉलीट्राइकम और पोरेलेरा। ठीक है ना, देखो इलोथेरिक्स क्या हो गया आपका, ये हो गया एल्गीज वाला पार्ट हो गया। फाइकस ये हो गया आपका एंजियोस्पर्म्स, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। ये हो गया स्पायरोगेरा, तो ये भी नहीं लेंगे। सेम वही स्पायरोगेरा आ गया और एलोथेरिक्स, ये दोनों किसका, एल्गी के पार्ट हैं, मतलब ये थैलोफाइट्स के मेंबर है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 142 में बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स can be used in the rice field to replenish the soil nourishments and reduce। Basically
राइस फील्ड दैट इज पैडी फील्ड में हम किस माइक्रोब यूज करते हैं फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए? तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बच्चों जहाँ पे बायो फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं ये लोग, माइक्रोब एज ए बायो फर्टिलाइजर, वहाँ पे लिखा हुआ है ऑसिलेरिया यूज किया जाता है पैडी फील्ड में, साफ साफ लिखा हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑसिलेरिया। ये ऑसिलेरिया बेसिकली क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गा है, ब्लू ग्रीन एल्गा दैट इज साइनोबैक्टीरिया होता है ये, ठीक है। Now come to the next questions. Next question बच्चों 143 में बोला है if you are given a piece of the young stem, ठीक है, young stems of a plant from your school garden after the microscopic TS किया, which of the following anatomical characters would you ascertain whether it is monocot stem and dicot stem? बेसिकली बच्चों देखो यहाँ पे अरेंजमेंट अगर तुम देख लेते हो, टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल ही देख लेते हो, तो बहुत ही आराम से इसमें आप बता सकते हो कि इसमें वो आपका मोनोकोट स्टेम है कि डाइकोट स्टेम्स है, ठीक है। तो जैसे डाइकोट स्टेम उसमें क्या होता है, एक रिंग के फॉर्म में ऐसे अरेंज होता है वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है ना, और ये कंजॉइंट होता है, दोनों में कंजॉइंट होता है मोनोकोट डाइकोट। और दूसरा बच्चों अगर हम, ये तो क्या था, ये डाइकोट था, अगर हम मोनोकोट लेके चलते हैं तो उसमें क्या होता है, स्केटर्ड होता है, इस तरह से क्या होता है, स्केटर्ड होता है। तो टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल स्केटर्ड और रिंग फॉर्म में है, उसी के बेसिस पे तुम आराम से बता सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है यहाँ तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 144 में बोला जा रहा है बच्चों कि द स्प्रेड ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट्स इन द लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड इन द नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, में भी हो सकता है कि इस साल आपको क्वेश्चन में मिल जाए, तो इसको अच्छे से समझ लेना। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि जो टेरिडोफाइट है बच्चों, ये वर्ल्ड वाइड हर जगह क्यों नहीं मिलता है, कुछ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में क्यों मिलता है? तो उसके पीछे सिंपल सा रीजन है बच्चों कि उसका जो प्रोथैलस पार्ट होता है वो क्या होता है, ग्रो करता है कूल डैम्प एंड सेडी प्लेसेस पे। तो ऐसा जहाँ पे भी इन्वायरमेंट मिलेगा वहाँ पे इसके ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है यहाँ तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 बच्चों। 145 में बोला जा रहा है सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन टर्म्स प्रीडेशन। तो प्रीडेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता बच्चों कि कोई शिकार करे और उसको खाए, ऐसा ही नहीं होता है। आपका प्रीडेशंस का मतलब जैसे जो हर्बीवोरस एनिमल्स है, जैसे गोट है, कैटल है, तो वो जिस प्लांट को खा रहे उसी में, तो इसमें सिंपली हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन द, हाँ ये हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, खाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेडेशंस कहा जाता है। हमेशा ये मत समझना कि बाघ, टाइगर और डियर ऐसा ही नहीं होता है कि उसमें पकड़ना खाना है। आपका हर्बीवोरस प्लांट्स, हर्बीवोरस एनिमल्स भी जो प्लांट खाते हैं वो भी एक तरह का क्या है, प्रेडेशंस होता है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन है बच्चों 146 में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल नंबर एंड स्ट्रक्चर्स। इसके बेसिस पे हम लोग कौन सा टेक्सोनॉमी कहेंगे? देखो टेक्सोनॉमी तो कहेंगे नहीं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी भी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो केमोटेक्सोनॉमी केमिकल एनालिसिस के बेसिस में इसमें आ जाएगा, बेसिकली साइटोटेक्सोनॉमी हो जाएगा तुम्हारा। तो आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड हो जाएगा। तो साइटोटॉक्सोनॉमी बेसिकली जो क्रोमोसोम में कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस कहाँ, साइटोप्लाज्म में है। तो साइटोटैक्सोनॉमी दैट मीन्स इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम के बेसिस पे, क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम नंबर, उसका ओरिएंटेशंस, इन सब के बेसिस पे जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 147 में बोला है कि हम मैच करना कॉलम, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। पहला है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज में बोला ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। ये बच्चों गलत है। स्ट्रेप्टोकाइनेज बेसिकली क्या होता है, क्लॉट ब्लस्टर होता है। दूसरा उसके बाद है साइक्लोस्पोरिन। तो साइक्लोस्पोरिन क्या होता है, एमिनो सप्रेसिव ड्रग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एमिनो स्टिमुलेंट, तो ये भी गलत हो गया। स्टेंस काम करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए, क्लॉट ब्लस्टर नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब आता है मस्कस परपेरियस, ये एक ईस्ट होता है बच्चों, इसी से ये साइक्लोस्पोरिन प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसमें ये 4 जो है वो करेक्ट हो गया तुम्हारा इसमें, ठीक है यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन है बच्चों 148, इसमें बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1
दो स्टेटमेंट है और इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट बोला है कि ऑक्सीडेशन ऑफ NADH अकर बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। NADH का ऑक्सीडेशन बच्चों ETS साइकिल में होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्रैब साइकिल में जो ETS चलता है उसी में जो फाइनली जैसे क्रैब साइकिल में जो NADH बनता है या ग्लाइकोलिसिस में जो NADH बनता है, ये सारे के सारे ETS में इंटर करता है और ETS में उनका ऑक्सीडेशन होता है, तब जाके ATP का सिंथेसिस होता है। तो ये सही हो गया। दूसरा हो गया स्टेटमेंट 2, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NADH फाइनली accumulated in the intermembranous space in the mitochondria। ये गलत है बच्चों। यहाँ पे बेसिकली प्रोटॉन एक्युमुलेट होता है, इंटरमाइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन का एक्युमुलेशन होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन होता है। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड वाइल 2 इज इनकरेक्ट। आंसर थर्ड हो जाएगा इसमें, ठीक है यहाँ तक। तो ये आंसर थर्ड हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों 149 है। इसमें बेसिकली बोला है 2 स्टेटमेंट और इसमें से बताना है। तो पहला क्या बोला है, पैरामिड ऑफ एनर्जी आर ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है द इकोसिस्टम आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी सही है बच्चों, क्योंकि जो लिविंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है और सेकेंड लॉ कहाँ पे, क्लोज सिस्टम में फॉलो होता है। तो ये दोनों सही है। पिरामिड ऑफ एनर्जी और इसको लेके हम कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे ये वाला आंसर सही हो जाएगा। बोथ ए असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सेकेंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। इसमें है आपका 150 लास्ट क्वेश्चन है। बोला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछ रहा है। अबाउट द यूट्रोफिफिकेशन। यूट्रोफिफिकेशन बेसिकली बच्चों ये क्या होता है, एजिंग ऑफ द लेक, ठीक है ना। और वो लेक क्या होता है, भर के एक ग्राउंड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं एजिंग बोला जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और इस केसेस में अगर हम देखें बच्चों, ठीक है, इस केसेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है। तो पहला क्या बोला है कि ओवर द सेंचुरी एज स्टील एंड ऑर्गेनिक डेवरेजेस पिल अप देयर लैक ग्रो स्लोअर एंड वार्म, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है मतलब जैसे जैसे टाइम पास होगा तो धीरे धीरे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर उसमें डिपोजिट होता चला जाएगा और उसको भरता चला जाएगा, ठीक है। तो जो बॉटम है वो भरता चला जाएगा, नैरो मतलब स्लोअर होता चला जाएगा। वार्म वाटर ऑफ ऑर्गेनिजम्स सप्लाई दोज आर थ्री द कोल्ड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे वाटर वार्म होने लगेगा तो वहाँ पे जो भी कोल्ड वाटर में रहने वहाँ से स्केप करेंगे, ये भी सही है। उसके बाद बोला है कि द मास प्लांटेड टेक रूट इन द सेलोवर एंड बिगेन टू फील द ओरिजिनल लैक बेसिन, धीरे धीरे भरने लगता है। मास प्लांटेड जो होता है वहाँ पे ग्रो करेगा और उसको पूरा भरना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये भी सही है। लास्ट बोला इवेंचुअली द लैक गिव द वे द स्मॉल मासेस ऑफ फ्लोटिंग प्लांट फाइनली कवरिंग इनटू द लैंड। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, लैक इवेंचुअली द लैक गिव दिस वे टू द स्मॉल मासेस ऑफ प्लांट। स्मॉल मासेस नहीं, बहुत सारे लार्ज मासेस में ग्रो करना स्टार्ट होता है, इसके वजह से ये होता है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, इस वजह से इसमें हम लोग आंसर ले लेंगे फोर्थ, इसमें ले लेंगे इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये था हम लोगों का वीडियो सॉल्यूशन बॉटनी सेक्शन का स्पेशली, और ये आपका फुल टेस्ट 4 चल रहा है बच्चों। इसी तरह से आप पूरे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहिए, हर टेस्ट में अच्छे से पार्टिसिपेट करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और अभी आपको पढ़नाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, घूमने मस्ती से ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे से पढ़ोगे, इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।